वेलकम टू द CMA इंटर ग्रुप 2 प्रिपरेशन। ये पूरी की पूरी ग्रुप 2 की प्रिपरेशन मैं फ्री में करा रही हूँ, तो चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे कि जैसे ही मेरी लेक्चर अपलोड होता है और आप अच्छे से वॉच कर सको और स्टेप बाय स्टेप स्टडी साथ में ही करते चलो ताकि आप क्वेश्चंस पुट ऑन कर पाओ, अच्छे से और क्लियर कर पाओ और जिस टाइम रिविजन सीरीज़ चल रही होगी उस टाइम रिविजन सीरीज़ को भी फॉलो अप कर पाओ। अदरवाइज़ लेक्चर्स का कोई मतलब नहीं है जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। और सितंबर तक पूरा लेक्चर ख़त्म करा रही हूँ और तो साथ में चलिए लेट्स स्टडी टुगेदर। कैपेसिटी प्लानिंग OMSM का चैप्टर नंबर 2 डिमांड फोरकास्टिंग का एक टॉपिक है कैपेसिटी प्लानिंग। ऑलरेडी हम लोग ट्रेंड प्रोजेक्शन वाला कर चुके थे, रिग्रेशन इक्वेशन। अब हम लोग कैपेसिटी प्लानिंग के बारे में थोड़ा सा चलो समझते हैं। यहाँ पे तो काफ़ी थ्योरी लिखी हुई है, तो हम अभी थ्योरी पे ना जाते हुए हम आपको पहले पूरा अच्छे से समझाते हैं कि कैपेसिटी प्लानिंग होती क्या है। ओके, लेट्स फोकस हियर। कैपेसिटी प्लानिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी ऑपरेटिंग यूनिट या कोई भी आपकी मशीन हो गई या फैक्ट्री हो गई, शॉप हो गया, कोई भी फैक्ट्री यूनिट कैसी भी, क्या ये मैक्सिमम कितना लोड या काम को हैंडल कर सकते हैं, ये कितना आपका मैक्सिमम लोड को हैंडल कर सकते हैं या वर्क को हैंडल कर सकते हैं। इसी को कहते हैं आपकी कैपेसिटी। ठीक है, तो अभी हमने कैपेसिटी के बारे में बात करी है, अब हम बात करते हैं कि प्लानिंग कैसे करते हैं इसकी। तो अब कैपेसिटी प्लानिंग के बारे में बात करें तो ये मेन काम, जैसे कैपेसिटी प्लानिंग का जो मेन काम होता है वो ये डिसाइड करना होता है कि बिजनेस में डिमांड और सप्लाई को कैसे मैच किया जाए। तो बिजनेस में डिमांड एंड सप्लाई ठीक है को कैसे मैच करेंगे। थोड़ी इजी लैंग्वेज में पढ़ा रही हूँ ताकि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, तो इसमें 3 मेन जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं वो देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं इसमें कैपेसिटी प्लानिंग में। तो पहला होता है व्हाट, दूसरा क्वेश्चन होता है हाउ मच, तीसरा क्वेश्चन होता है व्हेन। व्हाट में आता है आपका कि किस तरीके की कैपेसिटी चाहिए, ओके, ताकि ऑपरेशन सही से चल सकें। एंड हाउ मच में आता है आपका कितनी कैपेसिटी चाहिए कि डिमांड पूरी हो सके, कि डिमांड को हम कंप्लीट कर सकें। उसके बाद व्हेन, कब चाहिए, ओके, तो कब कस्टमर को चाहिए। तो व्हाट, हाउ मच एंड व्हेन, ये जो है आपको कैपेसिटी प्लानिंग में ये क्वेश्चन अराइज होते हैं। चलो, अब जैसे ये कैपेसिटी प्लानिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ा रही हूँ, उसके बाद प्रैक्टिकली कराऊंगी प्रॉपर। ठीक है, इम्पॉर्टेंस। इम्पॉर्टेंस में देखो, सबसे पहले कस्टमर डिमांड। टाइम पर कस्टमर को प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइड करना, दैट इज कस्टमर डिमांड। कॉस्ट एफिशिएंसी, कॉस्ट को कंट्रोल में रखने के लिए, ओके, कॉस्ट एफिशिएंसी का यूज होता है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, जैसे नई चीज़ों को बनाने के लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है, तो प्लानिंग ज़रूरी है हमारी। ओके, फ्यूचर की ग्रोथ, फ्यूचर ग्रोथ, तो जब भी बिजनेस बढ़ाना होता है तो सबसे पहले हमें ये फ्यूचर ग्रोथ का एक स्टेप लेना होता है। ठीक
ठीक है, कि कैसे हम अपने बिजनेस को पूरा बढ़ाएंगे। चलो अब हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ प्लानिंग क्या होता है, कैपेसिटी प्लानिंग क्या होती है, इसकी टाइप्स देख लेते हैं। तो 2-3 तरीके से टाइप्स होते हैं इसके, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म। तो ये चीज़ें थोड़ी सी बस ऐसे ही आप ध्यान रखना, ताकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में एक बेस आपको मिल जाए कि कैपेसिटी प्लानिंग क्या होती है। तो आप समझ गए होंगे कि कैपेसिटी का मतलब कोई भी मशीनरी कितना काम, वो कितना वर्कलोड ले सकती है और हैंडल कर सकती है, दैट इज़ कॉल्ड कैपेसिटी। एंड प्लानिंग मतलब किस तरीके से हम आगे बढ़ें कि फ्यूचर की चीज़ें पूरी हो सके और कस्टमर की डिमांड, कॉस्ट एफिशिएंसी और इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स में मतलब कि अच्छे से पूरा हो सके। उसके बाद हम आते हैं, एक टॉपिक आता है इसी के आगे, कैपेसिटी रिक्वायरमेंट। आप बुक में देखते चलना, पूरा मैट के हिसाब से ही पढ़ा रही हूँ। ठीक है, कैपेसिटी रिक्वायरमेंट। तो कैपेसिटी रिक्वायरमेंट में क्या होता है, सबसे सीआरपी, इसको हम लोग सीआरपी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये बेसिकली एक टेक्निक है, इट्स अ टेक्निक, जिससे पता लगाया जाता है कि बिजनेस के प्रोडक्शन टारगेट्स को पूरा करने के लिए कितनी मशीन्स और कितने वर्कर्स और लेबर की ज़रूरत है। ये एक टेक्निक है जिससे हम पता लगाते हैं कि कितनी मशीन की ज़रूरत है और कितने लेबर्स की ज़रूरत है। वर्कर्स लिख लो या लेबर्स लिख लो। तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखना कि कितनी मशीन्स की ज़रूरत है और कितनी लेबर्स की ज़रूरत है। तो ये एक सीआरपी की टेक्निक है। ओके, अब सीआरपी के 2 मेन स्ट्रेटजीज होते हैं, टू मेन स्ट्रेटजीज। दो मेन स्ट्रेटजीज कौन कौन से होते हैं देखो। तो पहला तो आपका होता है लेवल कैपेसिटी प्लान। ठीक है, लेवल कैपेसिटी प्लान का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोडक्शन, एक जैसा प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसमें जैसे डिमांड चाहे कम हो या ज़्यादा हो, है ना, फैक्ट्री हर मशीन एक बराबर या यूनिफॉर्म स्पीड से आपको जो भी आपका माल है वो बनाती है या प्रोडक्शन करती है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है आपकी लेवल कैपेसिटी प्लानिंग में। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है आपका मैचिंग कैपेसिटी विद डिमांड प्लान। मैचिंग कैपेसिटी विद डिमांड प्लान क्या होता है कि इसमें हर हफ्ते या जैसे मशीन मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हो मैचिंग कैपेसिटी को कि डिमांड के हिसाब से बदलना, मतलब चेंज अकॉर्डिंग टू द डिमांड। अकॉर्डिंग टू द डिमांड के हिसाब से चेंज होना। तो जैसे इसमें जैसे हर हफ्ते एक मशीन मार्केट की डिमांड चेक करी जाती है ना, मार्केट की डिमांड चेक की जाती है मशीन की, और अगर डिमांड ज़्यादा होती है तो प्रोडक्शन आपका बढ़ा देते हैं और कम है तो घटा देते हैं। तो अगर हमारा डिमांड ज़्यादा होती है तो प्रोडक्शन हम इंक्रीज़ कर देते हैं। तो इस हिसाब से हमारा डायरेक्ट चेंज हो जाएगा ना, डिमांड ज़्यादा है प्रोडक्शन हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, और अगर डिमांड कम होती है तो प्रोडक्शन हम थोड़ा कम कर देते हैं ताकि हमें बैलेंस बना रहे, ताकि हमें कोई भी लॉस ना हो। ठीक है, ओके। तो आई होप ये आप थ्योरी थोड़ी बहुत समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम लोग इसके मतलब इसको करते हैं। चलो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं कि कहाँ मतलब कौन सा क्वेश्चन इसका दिया हुआ है। लेट मी सी दैट।
कि कैपेसिटी प्लानिंग तो आई थिंक एक्सप्लेन ही किया हुआ है पूरे में, इसका क्वेश्चन आते भी नहीं है, बट इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आते हैं। ये सब आपके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो ये आप एग्जाम्पल्स ऐसे भी रीड आउट कर सकते हो, ये आपको पूछा भी नहीं जाते हैं एग्जाम्पल्स। यहाँ से देखते हैं जो इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं आपके बैलेंसिंग कैपेसिटी में। देखो ये इलस्ट्रेशन है ना, तो इसको लेट मी टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। वेट, ओके चलो इस इलस्ट्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि इस इलस्ट्रेशन को करेंगे कैसे हम, अगर ये इलस्ट्रेशन आता है तो देखो ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। आप अपनी कॉपी में अपने नोट्स बनाते चलिए, बाकी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड भी करा दूंगी, आप मुझे DM कर दीजिएगा, आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स। चलो अब मैं इस एग्जाम्पल को समझाने से पहले एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ कि जैसे मान लो कि तुम्हारी खुद की एक फैक्ट्री है, राइट। सपोज़ ये एक घर है, इसमें फैक्ट्री है, ठीक है। एक आपकी खुद की फैक्ट्री है, फैक्ट्री में 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। फैक्ट्री में आपके 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि हैं आपके X, Y और Z। 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं X, Y और Z। तो अब मान लो आपको X, Y और Z बनाने का ऑर्डर मिला, या बनते नहीं हैं, आप ऐसे ले लो कि आपकी एक फैक्ट्री है और आपको इस फैक्ट्री में 3 प्रोडक्ट्स बनाने का ऑर्डर मिला X, Y और Z, ठीक है। तो आपको पता लगाना है कि इस साल में फैक्ट्री की कितनी मशीन्स खरीदनी पड़ेंगी ताकि ये सारा ऑर्डर टाइम पर हम पूरा कर सके, ठीक है। तो हाउ मैनी मशीनरी वी विल बाय टू कंप्लीट द ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए कितनी मशीन्स खरीदें तो हम अपने ऑर्डर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन को देखो बहुत अच्छे से, X, Y और Z ये 3 हैं। तो जैसे तुम्हारे पास ऑर्डर आया है और तुम्हारे मैनेजर ने बताया कि एक पीस बनाने में कितना लगता है, तो हमें पता चला क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एनुअल डिमांड कितनी है 300 रुपये की, ठीक है। तो ये डिमांड है 300 पीसेस की, तो हम ऐसे लिख लेते हैं 300 पीसेस, ठीक है। 300 पीसेस की डिमांड है, ठीक है। 300 पीसेस की डिमांड है आपकी, ठीक है। अब प्रोडक्ट X के बारे में हम पहले बात कर रहे हैं। 300 पीसेस की डिमांड है और एक पीस को बनाने में कितने आवर्स लगते हैं, 4 घंटे लगता है। ये आपका 4 आवर्स दिया हुआ है स्टैंडर्ड आवर, तो कितना घंटा लगा टोटल, 1200 घंटे। उसके बाद Y का देख लो, प्रोडक्ट Y का भी ऐसे ही निकाल लेंगे। 400 पीसेस हैं, एक पीस को बनाने में 6 रुपये लगता है, सॉरी 6 घंटे लगते हैं। तो 400 × 6 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2400 घंटे हो जाएंगे। उसके बाद फिफ्थ देखो, सॉरी Z देखो, ये Y है और ये Z है। अब Z प्रोडक्ट को बनाने के लिए, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपका कितने 3 घंटे लगते हैं, और 500 प्रोडक्ट बनाने के लिए 3 घंटे लगेंगे, तो कितना लगेगा 1500 आवर्स। $1500 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से काम कैलकुलेट कर लेंगे कि टोटल वर्कलोड कितना आ गया। कितना टोटल वर्कलोड है, तो अब सभी घंटों को हम लोग क्या करेंगे, सारे आवर्स को हम लोग ऐड ऑन कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 1200
प्लस 2400 प्लस 1500, 1200 प्लस 2400 प्लस 1500 कितना आएगा? 5100 आवर्स लगे। ठीक है, यानी तुम्हारी फैक्ट्री में पूरे साल में कुल मिलाकर 5100 आवर्स मशीन चलनी चाहिए, तभी सारा माल आपका जो है वो बन पाएगा, सारा जितना भी प्रोडक्शन है वो XYZ का हो पाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे की कैलकुलेशन करते हैं। इसको आप टेबल बना के भी सॉल्व कर सकते हो, आपकी बुक में टेबल बना के सॉल्व करके दिखाया हुआ है, तो मैं आपको वो भी बताऊंगी कैसे करना है। चलो, तो आप पता करते हैं कि एक सिंगल मशीन में एक साल में कितने घंटे चल सकती है ना। तो अब पता क्या करेंगे, 1 ईयर में सिंगल मशीन कितना चलेगी। ओके, कितने घंटे चलेगी, हाउ मेनी आवर्स। वर्क करेगी आपका, तो ये चीज़ पता करनी है हमें। तो चलो हम करते हैं। जैसे देखो कि मशीन्स अब तुम खरीद रहे हो तो वो एक साल में कितना चल सकती है। तो जैसे सपोज यहाँ पे हमने क्वेश्चन में दिया होगा, अ डिपार्टमेंट वर्क्स ऑन 8 आवर शिफ्ट 250 डेज इन अ ईयर। ठीक है, 250 डेज ईयर में होते हैं, ये 365 ईयर में डेज नहीं ले रहे हैं, ये 250 डेज का ईयर ले रहे हैं। ठीक है, तो जो ये लेंगे उसी तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे, हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। 365 लेंगे तो 365 के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। ओके, तो अब क्या करेंगे, 8 आवर्स ले रहे हैं। 8 आवर्स की शिफ्ट होती है। एक दिन, 1 डे, एक दिन में 1 घंटे की शिफ्ट होती है, सॉरी 8 घंटे की शिफ्ट होती है। ठीक है, तो एक साल में फैक्ट्री सिर्फ कितने घंटे कितने दिन चली, 250 डेज चली 1 ईयर में। ठीक, अब बहुत आसान है कि 8 आवर्स मल्टीप्लाइड बाई 250 डेज। ठीक है, तो कितने घंटे टोटल आ जाएंगे, 2000 आवर्स मशीन हमारी 250 डेज में चली। तो ये समझ में आई थिंक आपको आ गया होगा। मतलब एक मशीन सुबह से शाम तक अगर चलेगी तो वो साल भर में ज़्यादा से ज़्यादा 2000 घंटे ही चल पाएगी। यहाँ तक स्टेप क्लियर है। तो ये आपका स्टेप 1 है। ये स्टेप 2 है। अभी टेबल फॉर्मेट में भी बता दूंगी, पहले ये समझ लो अच्छे से। उसके बाद स्टेप 3, अब फाइनल कैलकुलेशन करते हैं हम इसका स्टेप 3 में, कि जैसे हमें कितने घंटे चाहिए, 5100 आवर्स वर्कलोड, क्योंकि हमारा 5100 आवर है ना, तो 5100 आवर का काम चाहिए, वर्क चाहिए। ठीक है, पर एक मशीन कितना दे सकती है, 1 मशीन बस 2000 आवर्स ही दे सकती है। ठीक है, तो कितनी मशीन हम लोग लगा दें तो हमारे घंटे पूरे हो जाएं। तो बहुत आसान है, इसका फॉर्मूला लिख लो। टोटल आवर्स नीडेड डिवाइडेड बाय आवर्स पर मशीन। ये तो नॉर्मल भी आपका आप निकाल लोगे, बिकॉज अगर सपोज करो कि नॉर्मल कैलकुलेशन की पार्ट है ये, ठीक है, तो इसमें इतना ज़्यादा फॉर्मूला लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन जैसे जैसे समझ में आता जाएगा वैसे वैसे आप ऐसे ही निकाल लोगे इसे, तो क्योंकि ऑलरेडी आप देखो 5100 आवर वर्क करना है, मशीन का वर्कलोड है, और आपकी एक मशीन केवल 2000 घंटे चलती है। तो पहले तो आप ये निकालोगे ना कि कितनी मशीन लगेंगी, तो कितनी मशीन लगेंगी, देखो 5100 डिवाइडेड बाई
2000 कितना आ जाएगा 2.55 मशीन्स की ज़रूरत है हमें, 2.55 मशीन्स की ज़रूरत है। अब सपोज़ करो इसको हम राउंड ऑफ ले लेंगे और 3 मशीन्स ले लेंगे, क्योंकि बुक में 3 मशीन्स करके दिया हुआ है। आप डायरेक्टली 2.55 तो नहीं ले सकते हो, है ना, तो आपने डायरेक्टली 3 ले लिया है, तो 2.5 मशीन्स तो आप नहीं खरीदोगे ना कि आधी मशीन दे दो भैया, पूरी खरीदोगे ना। तो पूरी खरीदने के लिए तो फिर 3 हो जाएगा ना, कि एक मशीन हम पूरी ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे अब इसका लॉजिक समझ में आया होगा क्वेश्चन का, कि तुम जैसे मार्केट में जाके दुकान वाले से अगर कहते हो कि 2.55 या मतलब 2.5 मशीन दे दो, तो वो तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ना। तो अगर सिर्फ तुम 2 मशीन लेते हो तो सिर्फ 4000 घंटे ही लगेगा, मतलब अगर 2 मशीन लोगे तो 2000 × 2 तो कितना हो जाएगा 4000 घंटे ही लगेगा। बट हमें तो 5100 कंप्लीट करना है ना, तो हमें कितनी मशीन 3 मशीन ले लेंगे तो हमारी कंप्लीट हो जाएगी इतनी प्रोडक्शन इतने आवर्स का। आई होप ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये क्वेश्चन आप अच्छे से देख लो, पूरा क्लियर भी हो गया होगा। क्वेश्चन बहुत इजी है। चलो अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ मॉड्यूल से ये क्वेश्चन अच्छे से। देखो वही बात इन्होंने करी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है, यहाँ पे करते चले गए हैं प्रोसेसिंग टाइम पे। उसके बाद इन्होंने नीचे कैलकुलेशन कर दिया है वर्कलोड पर ईयर 5100/2000 और ये 2.5 मशीन्स, और आपका एनुअल प्रोडक्शन पर कैपेसिटी निकाला है इन्होंने 8 आवर्स की शिफ्ट है और 250 दिन काम होता है, तो हमें कितने आवर्स पूरे ईयर में मिल गए 2000 घंटे। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 6, 7 और 8। ओके, so do subscribe my channel if you like the video and if you find it valuable। और अगर आपको लगता है कि कुछ और भी वीडियो में चाहिए तो do comment in the comment section, तो I will upload in that। okay, thanks a lot and stay tuned in the next video। और नेक्स्ट वीडियो आप प्लेलिस्ट से वॉच कर सकते हो, प्लेलिस्ट में सारी एक लाइन से वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। थैंक्स अ लॉट।